इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा 23 जून से फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम शुरू किए गए हैं, जिसमें ग्रुप ए के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और ग्रुप बी में आज आयोजित हुए केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पेपर की पीडीएफ यानी कि आज जो केमिस्ट्री का पेपर आयोजित हुआ है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब तक फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको उस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, वीडियो, फोर्थ ग्रेड कोई भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर जैसे जैसे आरपीएससी आयोग द्वारा चाहे कोई एग्जाम आयोजित हो या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित हो, उनके पेपर के जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे कि जीके हो गई है, साइंस हो गई है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, क्योंकि पटवारी हुई, वीडियो हुए, इनमें ये परीक्षाओं में पूछे जाते सब्जेक्ट, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में चर्चा करता हूं, जिससे कि आगामी एग्जाम के लिए जिन स्टूडेंट को भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर हर भर्ती राजस्थान की, चाहे वो भर्ती जिसमें आपके 50 से 60 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हो, चाहे वो भर्ती जिसमें आपके 25 लाख तक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हो, सभी एग्जाम के पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक जिन भी कैंडिडेट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि कॉमन नॉर्मली साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर था। वैसे हिस्ट्री में सब्जेक्टिव पेपर में बहुत क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि राजस्थान इतिहास, भारत इतिहास के, तो वो भी मैंने आपको करवाए थे। अब केमिस्ट्री में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं पूछे गए थे जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में ज़्यादातर तो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव से ही रिलेटेड पूछे गए हैं। फिर भी जो जो क्वेश्चन लगे हैं वो क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि COF6 की पावर -3 संकुल आयन की प्रकृति जिसके कारण अणुचुंबकीय है। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि COF6-3 इसकी प्रकृति अणुचुंबकीय है, तो इसकी प्रकृति अणुचुंबकीय किस वजह से है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण या 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो COF6 की पावर -3 इसकी प्रकृति अणुचुंबकीय है किसके वजह से? क्योंकि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण है। युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जो जोड़े में होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में नहीं होते हैं। तो इसमें आपके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी जो प्रकृति है वो अणुचुंबकीय है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि ZnNaOH की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन देगा, यानी कि ZnNaOH की उपस्थिति में जो नाइट्रोबेंजीन है वो अपचयन देगा किसका? उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि आज के पेपर में 150 में से आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 5 ऑप्शन के अलावा। 5 ऑप्शन का क्या सीन है वो मैं भी इसी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आंसर बता देता हूं। यहाँ आपके पास ऑप्शन है एजोबेंजीन, एजोक्सीबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ZnNaOH की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन का जो अपचयन देगा वो एजोबेंजीन देगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया विटामिन के। अब विटामिन आपके साइंस का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे जिसमें आपके साइंस हो उसमें आपको विटामिन पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया विटामिन के है वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है फाइलोक्विनोन तथा तेल और वसा में विलय, राइबोफ्लेविन तथा जल में विलय, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा तेल व वसा में विलय, साइनोकोबालामिन तथा जल में विलय। अब आपको मालूम है विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक विटामिन वे होते हैं जो जल में विलय होते हैं और एक विटामिन वे होते हैं जो वसा में विलय होते हैं। अब आपको मालूम है जल में विलय तो विटामिन 2 ही है, विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में विलय विटामिन कौन से हैं जो पीछे बच गए, ए, डी, ई, के। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि विटामिन के आपका वसा में विलय है। अब वसा में विलय इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या सी होगा। अब इसमें कौन सा अम्ल होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन के को हम क्या कहते हैं?
विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, ना कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं, और इसमें वसा में ये विलय होता है, इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब पांचवें ऑप्शन को लेकर आप सभी को मालूम होगा, अगर जिन कैंडिडेट को नहीं पता है तो उन्हें मैं बता देता हूं। जैसे कि आज के पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने आज के पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गोला नहीं भरा है तो उस कंडीशन में आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाता है। और ऐसे अगर प्रश्नों की संख्या के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आपने जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन थे, आपने 10% से ज़्यादा यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 15 से कम क्वेश्चन में अगर आपने गोले नहीं भरे तो पर क्वेश्चन के हिसाब से आपके 1/3 नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। और जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें आपके कितने क्वेश्चन थे, उसमें आपके 75 क्वेश्चन थे। तो उसमें 75 क्वेश्चन में 7.5 या 8 के करीब से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने ऐसे हैं जिसमें गोले नहीं भरे हैं तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और उससे कम क्वेश्चन में अगर आपने एक भी गोला नहीं भरा तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाता है। ये रूल आप सभी को मालूम होगा, जिन्हें नहीं पता है तो वो अभी सुन लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह तापक्रम जिस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जल का घनत्व सर्वाधिक कौन से तापक्रम पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब कभी एग्जाम में ये फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेते हैं, तो आपको बदलना आना चाहिए कि टेम्परेचर अगर आपका सेल्सियस में दे रखा है उसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं या उसे केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या एक फॉर्मूला याद होगा, F-32/9 = C/5। इस फॉर्मूले से आप इसे फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। कैसे, C की वैल्यू आप रखोगे 4, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लोगे तो F की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 5F - 32 × 5 = 36। इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन में अगर फ़ारेनहाइट दे रखा होता तब आप क्या करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया से DDT देता है। आपके पास ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरल, डाइफेनिल एथेनॉल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्लोरेल, यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके, क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके DDT देता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 में सममिति बिंदु समूह हैं C3V, C2V, D∞H, D3H। तो NH3 में सममिति बिंदु समूह कौन सा है, C3V, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें जो PDF मिली है उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है FeCO की पावर 6 में, पावर नहीं है नीचे, ये इस तरह से लिखा हुआ FeCO6 में संकरण कौन सा होगा और उसकी संरचना कौन सी होगी। आपके पास ऑप्शन है sp3d त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय, sp3d2 वर्ग पिरिमिडीय, dsp3 त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय, d2sp3 वर्ग पिरिमिडीय। तो आपको मालूम है FeCO6 है, इसमें संकरण होता है d2sp3। तो इसका मतलब d2sp3 ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जूल थॉमसन गुणांक क्या है, del T/del V, E, del P/del T H, del V/del T E या del T/del P H। तो इसमें आपको जूल थॉमसन गुणांक बताना है। जूल थॉमसन गुणांक आपका D हो जाएगा, del T/del P H, D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, N-ब्यूटेन का सबसे कम स्थायी समरूपण है, ग्रस्त, पूर्णग्रस्त, एंटी या यहाँ सिस गॉस। तो N-ब्यूटेन की बात करें, एल्केन श्रेणी का है, तो इसमें सबसे कम स्थायी समरूपण क्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णग्रस्त, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है 3 श्रेणी होती है, एक होती है एल्केन,
एक होती है एल्किन और एक होती है एल्काइन। एल्केन, एल्किन और एल्काइन, तीनों में फ़र्क क्या है? एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एन ब्यूटेन है, यानी कि ये एल्केन श्रेणी का है, यानी ब्यूटेन यानी कि कार्बन की संख्या 4 और सभी के बीच में कौन सा बंद होगा? सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे IUPAC नाम का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक साइड सामान्य नाम है और दूसरे साइड IUPAC नाम है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना। अब ये भी स्क्रीन पर थोड़ा साफ नज़र नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर वेलेरिल्डिहाइड, उसके बाद है मेसिटिल ऑक्साइड, उसके बाद है एक्रोलिन और उसके बाद है सिनेमेल्डिहाइड। तो पहले में तो आपका दूसरा हो जाएगा, यानी कि पेंटेनेल IUPAC नाम है। फिर है मेसिटिल ऑक्साइड, इसका जो IUPAC नाम है वो है 4 मेथिल 3 in 2 ऑन, यानी कि इसका हो जाएगा पहला। उसके बाद है एक्रोलिन, एक्रोलिन का IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपिनेल। और उसके बाद दे रखा है सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड का IUPAC नाम हो जाएगा 3-phenyl-2-प्रोपिनेल, यानी कि करेक्ट आंसर दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3-मेथिल-1-ब्यूटीन ओजोनी अपघटन पर किसका मिश्रण देता है? प्रोपेनेल तथा एथेनॉल, प्रोपेनॉन तथा एथेनॉल, ब्यूटेनॉन तथा 1-ब्यूटीन, 2-मेथिल प्रोपेनेल तथा मेथेनॉल। तो आपको मालूम है 2-मेथिल प्रोपेनेल या फॉर्मल्डिहाइड लिखा होता तो भी सही है, 2-मेथिल प्रोपेनेल तथा मेथेनॉल लिखा हुआ तो भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा कि 3-मेथिल-1-ब्यूटीन ओजोनी अपघटन पर 2-मेथिल प्रोपेनेल तथा मेथेनॉल का मिश्रण देता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई का जो फर्स्ट पेपर है, जीके का पेपर है, वो भी अभी होना है, तो उनके भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और आगे भी जैसे जैसे एग्जाम होंगे, चाहे वो RPSC का हो या अधीनस्थ बोर्ड का हो, जैसे जैसे पेपर आयोजित होंगे उनका पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तन्नु विलयनों के लिए क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है डेल TB, जो समानुपाती किसके होता है? नॉर्मलता के, मोलरता के, मोललता के या फॉर्मलता के? तो तनु विलयनों के लिए जो क्वथनांक का उन्नयन है वो समानुपाती होता है मोललता के, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 150 में से 5 ऑप्शन के अलावा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आज के पेपर में। निम्नलिखित कक्षकों के लिए ऊर्जा का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? आपके पास 4 कक्षक दे रखे, एक 4F है, एक 5D है, एक 6P है और एक 7S है। तो इनको ऊर्जा के सही बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब आपको यहाँ ऑप्शन में दे रखा 4F 5D 6P 7S या 5D 4F 6P 7S, 5D 7S 6P 4F, 7S 6P 5D 4F। तो इन कक्षकों का जो सही क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि आरोही क्रम है, वो है 4F 5D 6P 7S, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन में प्राप्त होने वाले NMR संकेतों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन में प्राप्त होने वाले जो NMR संकेतों की संख्या है वो है आपके 4, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन था आँखों, कालाजार, कैंसर, पेट में गड़बड़ी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलाइडी एंटीमनी की बात की है तो इसका जो उपयोग है वो कालाजार के उपचार के लिए किया जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन में आपके 2 कॉलम दे रखे हैं। एक साइड में तो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कॉलम सेकंड में उनकी ऑक्सीकरण अवस्था तथा रासायनिक प्रकृति से सम्मिलित करना है। यानी कि जो कॉलम फर्स्ट है यहाँ आपको सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे हैं, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ये सभी क्या है?
नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ऑक्सीकरण अवस्था +5 +4 +3 +1, और उसके बाद इन ऑक्साइड की प्रकृति दे रखी है अम्लीय 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 और उदासीन। अब आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो सुमेलित वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप अपना एग्जाम में समय बचाने के लिए किस तरह से सॉल्व करते हैं आगामी एग्जाम में ध्यान रखना। आज वाला तो पेपर हो चुका है। जैसे कि सबसे पहले आप चेक करो पहला N2O। अब N2O की बात करूं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगी। अब +1 ऑक्सीकरण अवस्था अगर इसकी हो रही है तो इसकी और प्रकृति कैसी आपको मालूम है, उदासीन है, यानी कि पहले का डी। फिर आप आगे चेक करने से पहले एक बार ऑप्शन में देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ए का डी एक ही ऑप्शन में मिले। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ए में डी एक ही ऑप्शन में देखने को मिला, तो बाकी किसी में देखने को नहीं मिला, तो आगे आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट चेक कर लोगे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एग्जाम में समय भी बचेगा। मैं आगे भी बता देता हूँ आपको। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली, यानी कि आपने नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला, आपको मालूम है 2x - 2 = 0, 2x बराबर 0, सॉरी 2x बराबर 2, x बराबर 1 आया। इस तरह से ऑक्सीकरण अंक 1 आया। इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो ये हो गया -6, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2 है, इक्वल करेंगे प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। इसी तरह N2O4 में आप चेक करोगे तो आप देखोगे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा 8, और नाइट्रोजन 2 है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 4। इसी तरह N2O5 में आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 10, और 2x = 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5। तो आप चेक कर सकते हैं। अगला आपका दे रखा है N2O3। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया N2O3 में आपका क्या हो जाएगा +3, और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय है। N2O4 में ऑक्सीकरण अंक है वो +4 है, और इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। N2O5 की प्रकृति अम्लीय है, और इसमें ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा 5, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्सीकरण अवस्था रासायनिक प्रकृति दे रखी थी, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताने थे। तो सुमेलित करने वाला जैसा कि मैंने अभी आपको कहा उस तरह से अगर आप आगामी एग्जाम में भी सॉल्व करोगे तो आपका समय बच जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको पहला चेक करना होता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑप्शन चेक करने होते हैं, क्या पता ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें एक ही हो। अगर जब सेम ही ऑप्शन में जैसे कि ए का चौथा 2 ऑप्शन में होते तब आप आगे चेक करते, अन्यथा आपको आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है।